आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किले। देखते हैं। शुक्र नीति में राजस्थान के 9 तरह से वर्गीकरण किया गया है जो निम्नलिखित हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है? 9 तरह के दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है शुक्र नीति के अनुसार। वो दुर्ग कौन कौन से हैं? पहला दुर्ग देखते हैं, एरन दुर्ग। यह दुर्ग खाई, कांटों और कठोर पत्थरों से निर्मित होता है। उदाहरण के लिए रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसे हम याद करने की ट्रिक पैटर्न देख सकते हैं। ए रण, रण, इसमें लिखा हुआ है रण, रण से रणथंभौर दुर्ग हम याद रख सकते हैं कि एरन दुर्ग की श्रेणी में रणथंभौर दुर्ग आता है। चित्तौड़ दुर्ग लगभग हर श्रेणी में आता है धानवन दुर्ग को छोड़कर और ओदक दुर्ग को छोड़कर, क्योंकि आगे हम इस बारे में और एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। पर शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्गों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले ये बात। सेकेंडली हमने पढ़ा एरन दुर्ग की श्रेणी में कौन कौन से दुर्ग आते हैं। इसमें रण से हम याद रख लेंगे रणथंभौर दुर्ग, और एक और एग्जाम्पल है इसका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और पूछ सकते हैं कि जहाँ जिस दुर्ग में खाई है, कांटे हैं और कठोर पत्थर हैं, वहाँ पर एरन दुर्ग है। सेकंड देखते हैं धानवन दुर्ग। ये दुर्ग चारों ओर से रेत के ऊंचे टीलों से घिरा होता है। इसके उदाहरण हैं जैसलमेर, बीकानेर और नागौर। इसे याद करने की भी हम एक ट्रिक देख लेते हैं। धानवन, जहाँ न हो वन वही होगा धानवन। जहाँ वन नहीं है वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा? धानवन दुर्ग। हम देख सकते हैं कि जैसलमेर में कोई वन नहीं है, बीकानेर भी एक मरुस्थल एरिया है, एक रेगिस्तानी एरिया है, और नागौर भी इसी प्रकार का है। हम इससे ज्ञात कर सकते हैं कि जैसलमेर, बीकानेर और नागौर धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी रेगिस्तानी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसमें एक और दुर्ग हम लिख सकते हैं भटनेर का दुर्ग। ये भी एक रेगिस्तानी दुर्ग है, इसलिए ये भी धानवन दुर्ग की श्रेणी में ही आता है। जो भी दुर्ग रेगिस्तानी होगा वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। तीसरा हम देखते हैं ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। ये दुर्ग उसे कहते हैं इसके चारों ओर पानी हो, वो दुर्ग ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में स्थित है, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये दुर्ग इस प्रकार बना हुआ है। गागरोन का जो दुर्ग है वो झालावाड़ में स्थित है। इसके आसपास एक इमेज भी मैं आगे आपको शो कर दूंगी। आसपास जल ही जल है, और भैंसरोड़गढ़ का दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है उसके आसपास भी जल ही जल है। तो इस दुर्ग को जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहते हैं। अब गिरी दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये पर्वत एकांत में किसी पहाड़ी पर स्थित है तथा इसमें जल संचय का अच्छा प्रबंध होता है। हम सोच सकते हैं कि जो भी दुर्ग किसी पहाड़ी पर स्थित होगा वही दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। जैसे कुंभलगढ़ किसी पहाड़ी पर स्थित है, कुंभलगढ़ पहाड़ी पर है। मांडलगढ़ पहाड़ी पर है, तारागढ़ की पहाड़ी हम जानते हैं। जयगढ़ पहाड़ी पर है, नाहरगढ़ पहाड़ी पर है, अचलगढ़ पहाड़ी पर है, और मेहरानगढ़ भी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर जैसे हम जानते हैं। अचलगढ़ जो कि सिरोही में है, महाराणा कुंभा ने बनाया था। नाहरगढ़ जो जयपुर में स्थित है, जयगढ़ भी जयपुर में स्थित है। तारागढ़ जो कि पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के लिए बनवाया था, वो भी किसी पहाड़ी पर स्थित है, तारागढ़ पहाड़ी पर स्थित है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, और कुंभलगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इसमें भी हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये दुर्ग भी पहाड़ी पर ही स्थित है, इसलिए ये दुर्ग भी गिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो शुक्र नीति के अनुसार हम 4 प्रकार के दुर्गों को पढ़ चुके हैं। पहला एरन दुर्ग, जहाँ पर रण से हम याद रख लेंगे रणथंभौर दुर्ग। धानवन दुर्ग, जिसमें वन नहीं हो उस दुर्ग को हम धानवन दुर्ग कहते हैं, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और नागौर आता है। ओदक दुर्ग, ओद यानी जैसे जल, जहाँ पर जल है, जैसे गागरोन दुर्ग के आगे चारों ओर जल है। और भैंसरोड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उसके चारों ओर भी जल है, इसलिए इसे जल दुर्ग कहते हैं। गिरि दुर्ग वह दुर्ग जो कि किसी पहाड़ी पर स्थित है, उसे हम गिरि दुर्ग कहते हैं। जैसे कुंभलगढ़ पहाड़ी पर कुंभलगढ़ दुर्ग है, मांडलगढ़ पहाड़ी पर है, तारागढ़ है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, अचलगढ़ है और मेहरानगढ़ है। अब आता है नेक्स्ट दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जो व्यूह रचना में चतुर्वीरों से व्याप्त होने से अभेद्य हो। ये दुर्ग सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं।
मतलब इसके चारों ओर इस तरह की व्यू रचना होती है कि जहाँ पर जो वीरों से व्याप्त होता है सेना से, वो संरक्षित होता है, रक्षित होता है, उसे ही हम शेरनी दुर्ग कहते हैं। नेक्स्ट आता है सहाय दुर्ग, इसमें वीर और सदा साथ देने वाले बंधुजन रहते हैं। इस प्रकार का दुर्ग का निर्माण किया गया था उस जमाने में, उस समय में, जहाँ पर एक इस प्रकार का दुर्ग का निर्माण किया गया जिसमें वीर और उसका साथ देने वाले बंधुजन रहते हैं, जिससे इस दुर्ग की रक्षा की जा सके। वन दुर्ग के बारे में देखते हैं। जो चारों ओर से वनों से ढका हुआ होगा और कांटेदार वृक्ष होंगे, उसे ही हम वन दुर्ग की श्रेणी में कह देंगे। जैसे सिवाना दुर्ग, त्रिभुवनगढ़, रणथंभौर दुर्ग। अब देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सिवाना इसमें आ रहा है वन, यानी वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। त्रिभुवनगढ़ इसमें आ रहा है वन, ये भी वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। और रणथंभौर दुर्ग ये भी वन दुर्ग की श्रेणी में ही आएगा। इस दुर्ग में अगेन चित्तौड़ का दुर्ग भी आता है। देखिए चित्तौड़ दुर्ग आपने किस किस श्रेणी में देखा, एक तो एरन श्रेणी, जहाँ पर कटीले पत्थर हैं, झाड़ियाँ हैं, खाई है। और हमने देखा गिरी दुर्ग में से, और हमने देखा इसे वन दुर्ग में। केवल धानवन दुर्ग को छोड़ के और जल दुर्ग को छोड़ के लगभग चित्तौड़गढ़ हर दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं पारिख दुर्ग। वे दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है, उसे ही पारिख दुर्ग कहते हैं। जैसे लोहारगढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर में स्थित है, इसे भरतपुर का दुर्ग भी कहते हैं। अब कंसिडर करो, हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वे दुर्ग जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, उसे क्या कहते हैं, कौन सा दुर्ग कहते हैं, तो हम इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं। पारिख, ख से खाई, तो जहाँ भी खाई होगा वो पारिख दुर्ग के अंतर्गत आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं परिध दुर्ग, जिसके चारों ओर ईंट, पत्थर और मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, उसका सुंदर परकोटा होता है, उसे पारिख दुर्ग कहते हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग। पारिध जैसा नाम से ही स्पष्ट है हमें, पारिध यानी परिधि। जो दुर्ग परिधि किसी न किसी चीज से ढका हुआ है, उसे ही हम पारिध दुर्ग के अंतर्गत लेते हैं। अब कोई भी दुर्ग किसी भी चीज से ढका हुआ हो सकता है, चाहे वो ईंट से हो, पत्थर हो या मिट्टी से हो। तो दीवारें या तो ईंटों की दीवारें बना दी जाती है, या पत्थर की, या बड़ी बड़ी मिट्टी की दीवारें बना दी जाती है। उसका एक परकोटा का निर्माण किया जाता है, जिससे वह दुर्ग सुरक्षित होता है। इसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भटनेर का दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसका निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। यह दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं कि भटनेर का दुर्ग किस प्रकार का दिख रहा है। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, जिसका निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। यह दुर्ग रेगिस्तानी श्रेणी में आता है। अभी हम रिसेंटली पढ़ के आए हैं कि धानवन दुर्ग, चाहे मरुस्थली दुर्ग कह सकते हैं उसको, तो भटनेर का दुर्ग भी उसी श्रेणी में आता है। इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं का जौहर संपन्न हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यह एकमात्र दुर्ग है, यह एकमात्र दुर्ग है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ने जौहर किया था। इसलिए वेल नोन बात है। बीकानेर महाराज दलपत सिंह की मूर्ति और उनकी रानियों सहित इसी दुर्ग में स्थित है। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, हम इसके बारे में और जान लेते हैं। इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, वहां पर 6 रानियां प्लस 1 राजा की मूर्तियां बनी हुई है। ये 6 रानियां, ये जो राजा हैं वो तो बीकानेर के महाराज दलपत सिंह हैं, और उनकी ही 6 रानियां, उनकी मूर्तियां इसके प्रवेश द्वार में लगी हुई हैं। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। तो भटनेर दुर्ग के बारे में हमने जान लिया कि 3री शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह रेगिस्तानी श्रेणी में रखा जाता है। इसे ही धानवन दुर्ग या मरुस्थली दुर्ग भी कह देते हैं। इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। ये एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों का जौहर संपन्न हुआ है। इसके प्रवेश द्वार पर 6 रानियां और 1 राजा की मूर्तियां स्थापित है, और वो जो राजा थे उनका नाम है महाराजा दलपत सिंह, जो कि बीकानेर के राजा थे। ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। तैमूरलंग ने नवंबर
1398 ईस्वी में भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। अब भटनेर दुर्ग पर आक्रमण कब किया, ये एक याद रखने वाली बात है कि 1398 में, और किसने किया, तैमूर लंग ने। इसके बारे में तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया, 1398 ईस्वी में, और उसने इसके बारे में क्या शब्द कहे थे वो भी याद रखने योग्य बात है कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। इस दुर्ग में शेर खां की कब्र स्थित है। इसका निर्माण 288 ईस्वी या तीसरी शताब्दी, जैसा हम पढ़कर आए हैं, घग्गर नदी के किनारे जो हनुमानगढ़ जिले में ही स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे भाटी नरेश भूपत द्वारा निर्माण किया गया था। इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। भटनेर का दुर्ग, हमने बहुत वेल नोन बातें इस बारे में पढ़ ली हैं कि यह भटनेर का जो दुर्ग है ये तीसरी शताब्दी में हनुमानगढ़ जिले में भूपत भाटी नरेश द्वारा इसका निर्माण 288 ईस्वी में घग्गर नदी के मुहाने पर किया गया था। इसी दुर्ग में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। हमने पढ़ लिया इस बारे में कि हिंदू मुस्लिम जोहर भी यहाँ हुआ है, और यहाँ पर प्रवेश द्वार पर कौन सी मूर्तियाँ हैं इस बारे में हम जान चुके हैं। सबसे प्राचीनतम दुर्ग है ये। और तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया और उसने इसके बारे में क्या कहा, ये याद रखने योग्य बात है। इस दुर्ग में शेर खां की कब्र स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इस दुर्ग के बारे में हम लगभग सभी जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं। आगे हम नेक्स्ट दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। एक बात और इस दुर्ग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये उत्तरी सीमा पर स्थित है इसलिए हम इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कह सकते हैं। और इस दुर्ग के जो बात इसमें थोड़ी सी मिसिंग लग रही थी वो भी हम इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं कि इस दुर्ग के जो वास्तुकार हैं वो करमचंद हैं। नेक्स्ट है भरतपुर का दुर्ग। ये भरतपुर का दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने किया था, जिनका बचपन का नाम सूरज सिंह। भरतपुर दुर्ग, चूंकि ये पूरा दिखाया गया है इस पूरी इमेज में कि भरतपुर का दुर्ग किस प्रकार का है। ये भरतपुर का दुर्ग पूर्वी सीमा का प्रहरी है। इस दुर्ग को पारिक श्रेणी में रखा जाता है। जैसा कि हम पढ़कर आए हैं, हम ट्रिक से ही याद रख लेंगे इसको, हमें याद आ जाएगा एकदम से ख को देखकर कि जिसके चारों ओर खाई हो उस दुर्ग को ही पारिक दुर्ग कहते हैं। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि ये दुर्ग जिस तरह से बना हुआ है इसके आसपास हमें खाई नजर आ रही है, तो ये पारिक दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। भरतपुर को अजय दुर्ग, लोहागढ़ आदि नाम से जाना जाता है। भरतपुर में स्थित लोहागढ़ दुर्ग पारिक और स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण इसका सूरजमल जाट ने कराया था। जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून इसे कहा जाता है। इसके द्वारा 1733 में इसका निर्माण कराया गया था, जिसे लोहागढ़, अभेद्य दुर्ग, मिट्टी का किला, अजयगढ़, पूर्वी सीमांत का प्रहरी आदि नामों से जाना जाता है। इसमें याद रखने और योग्य और बातें हैं। इस दुर्ग के निर्माण में एक तो 8 वर्ष का समय लगा। इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि हनुमानगढ़ में स्थित लोहागढ़ दुर्ग जो है वो 3री शताब्दी में निर्मित था, और भरतपुर दुर्ग, जिसे ये हम जानते हैं कि भरतपुर दुर्ग में स्थित लोहागढ़ जो है वो 8वीं शताब्दी में निर्मित था, और हनुमानगढ़ किले में स्थित जो दुर्ग है वो जो कि उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है वो 3री शताब्दी में निर्मित था। नेक्स्ट देखते हैं। इस किले के चारों ओर गहरी खाई है। जैसा हमने बताया था कि पारिक दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई होती है। इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है, जिसे हम इसकी लाइफलाइन भी कहते हैं। इसके
कुछ पंक्तियाँ इसके लिए कही गई है। हट जा गोरा पाछन व 8 फिरंगीनो गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। यह 2 छोरे कौन थे? दुर्जन लाल और माधो सिंह। इन्होंने इस कहावत में कहा है कि फिरंगियों तुम हट जाओ, ये गोरों तुम हट जाओ, अब जाट के 2 छोरे आ गए हैं, इसलिए गोरों हट जाओ, पीछे हट जाओ, अब तुम्हारा सामना करने के लिए 2 छोरे यानी दुर्जन लाल और माधो सिंह आ चुके हैं। कहावतें भरतपुर दुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बिहारी जी का मंदिर है, राजेश्वरी माता का मंदिर है। राजस्थान का एकमात्र किला है जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी, किंतु ये असफल रहे थे। इसके बारे में और बातें हम जान लेते हैं, कुछ बातें और लिख लेते हैं इसके बारे में कि इस बुर्ज में जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी द्वार है इसका, इस दुर्ग का जो उत्तरी द्वार है उस पर अष्टधातु का दरवाजा बना है, जो कि जसवंत सिंह से लिया गया था। यहाँ पर हम कुछ और बातें भी लिख लेते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। यहाँ पर गंगा मंदिर है, यहाँ पर महल कौन कौन से हैं वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर मोती झील जैसे है तो मोती महल भी है, यहाँ पर किशोरी महल भी है, यहाँ पर लक्ष्मी महल भी है। बैक में चलते हैं कि भरतपुर दुर्ग के बारे में हम कुछ जानकारियां ले चुके हैं कि भरतपुर का दुर्ग जो है वो 8वीं शताब्दी में बना था, महाराज सूरत सिंह के द्वारा बना था। इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी कहते हैं और ये पारिक दुर्ग के अंतर्गत आता है। जैसा ही हमने बताया कि ख मतलब खाई, तो इसके आसपास खाई हो वही पारिक दुर्ग के अंतर्गत आता है। और अभेदी दुर्ग है एक तरीके से, पूर्वी सीमांत का प्रहरी हम पढ़ चुके हैं। भरतपुर दुर्ग के बाद ये पारिक दुर्ग के अंतर्गत आता है, ये हम कैसे याद रखेंगे कि इसके आसपास खाई है? एक तो आप इमेजिनेशन से याद रख सकते हैं, और भरत जो कि इतना महान शासक था, जो कि जहाँ स्थित था उसके आसपास खाई स्थित थी, इसको रिकनेक्ट कर कर हम याद रख सकते हैं कितना महान शासक था, तो उसके द्वारा भी हम उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चूरू का दुर्ग। इसका निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था और बीकानेर महाराजा सूरत सिंह के आक्रमण के समय ठाकुर शिव सिंह ने यहाँ पर चांदी के गोले बरसाए थे। ये बहुत वेल नोन क्वेश्चन है कि यहाँ पर चांदी के गोले किसने बरसाए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ठाकुर शिव सिंह। और जिस समय ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले बरसाए तो किसका शासन था? ठाकुर कुशाल सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और आक्रमण किसने किया था? बीकानेर महाराजा सूरत सिंह ने। तो नेक्स्ट देखते हैं भैंसोड़गढ़ का दुर्ग, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं कि भैंसोड़गढ़ का दुर्ग एक जल श्रेणी में आता है, ओदक दुर्ग के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण भैंसा शाह और रोड़ाचारण ने करवाया था। यह दुर्ग जल दुर्ग के अंतर्गत आता है। भैंसोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इस दुर्ग को व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। कर्नल जेम्स टोड ने इसके ऊपर एक बात और कही थी, अगर मुझे कोई किसी दुर्ग की जागीर दे तो मैं इसी दुर्ग को चुनूंगा। ये दुर्ग इतना अनूठा है कि अगर कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अगर मुझे कोई दुर्ग की जागीर दी जाए तो मैं इसी दुर्ग को चुनता। तो भैंसोड़गढ़ नाम से ही स्पष्ट है, एक तो ये भैंसा शाह और रोड़ाचारण ने इसका निर्माण करवाया। हमें पता है इसके आसपास हम जल देख सकते हैं, तो ये जल दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। चंबल और बामनी नदी, चंबल जो कि यूपी में स्थित है और बामनी नदी के संगम पर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। चंबल और बामनी का संगम है, तो उसी
संगम पर इस दुर्ग का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं मैगजीन किला, जो कि अजमेर में स्थित है। इस किले का निर्माण महाराजा अकबर ने करवाया था। यह किला अजमेर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण 1571 से 72 ईस्वी में हुआ था। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र इस्लामिक पद्धति से बना हुआ है यह दुर्ग। मुगलों द्वारा मुस्लिम हिंदू दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ एकमात्र दुर्ग राजस्थान में है। जहांगीर और टॉमस रो के मध्य मुलाकात जो हुई थी वो इसी दुर्ग में हुई थी। और ध्यान रखनी होगी इसमें कुछ बातें हैं। एक तो यहाँ पर है शास्त्रागार। एक बात और, यहाँ पर है राजपूताना म्यूजियम। हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था उसकी जो योजना थी वो भी इसी दुर्ग में बनाई गई थी। तो मैगजीन किला बहुत वेल नोन हो गया हमारे लिए एक तरीके से, क्योंकि इसका निर्माण अकबर ने करवाया और इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहते हैं। इस्लामिक पद्धति से बना हुआ है, मुस्लिम हिंदू पद्धति से बना हुआ एकमात्र दुर्ग है। और जहांगीर और टॉमस रो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई है। जहांगीर और टॉमस रो की मध्य मुलाकात 10 जनवरी 1616 में इसी दुर्ग में हुई थी। और यहाँ पर शस्त्रागार है, राजपूताना म्यूजियम है और हल्दी घाटी की योजना भी इसी दुर्ग में हुई थी। अब शाहबाद का किला देखते हैं। शाहबाद का प्राचीन दुर्ग बारा में है। मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की भामती पहाड़ी पर स्थित है। हम अगर याद रख पाएं कि शाहबाद का किला कहाँ पर है तो बस है बारा याद रख सकते हैं। यह दुर्ग 9वीं शताब्दी में परमारों के द्वारा बनाया गया था। इसका पुनः निर्माण चौहान राजा मुकुटमणि देव ने 1521 ईस्वी में किया था। शेषा सूरी के कालिंजरा अभियान के दौरान इसका नाम सलीमाबाद रख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो चुकी है कि शाहबाद का दूसरा नाम क्या रखा गया था, तो सलीमाबाद इसका नाम रखा गया था। और किसके द्वारा रखा गया था? शेरशाह सूरी के कालिंजरा अभियान के दौरान इसका नाम सलीमाबाद रखा गया था। मुगलों के शासनकाल में इस दुर्ग का वर्तमान नाम शाहबाद पड़ा। शाहबाद का किला कुंडा खोह नाम के गहरे प्राकृतिक झरने से निर्मित है। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं शाहबाद का किला? पहली बात तो कहाँ है, बस है, हम बारा याद रख लेंगे। शाहबाद का किला बारा में स्थित है। बारा में मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की भामती पहाड़ी पर स्थित है। इसका पुनर्निर्माण मुकुटमणि देव, ये हमें याद रखना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, उससे भी परमाणु से भी इम्पोर्टेंट है, मुकुटमणि देव ने कराया था। शेरशाह सूरी ने इसका नाम सलीमाबाद रख दिया था। शाहबाद का किला कुंडाको नाम के गहरे प्राकृतिक झरने से घिरा हुआ है। शाहजहां ने यहाँ के अंतिम चौहान राजा इंद्रमन को हराकर इस दुर्ग पर मुगल को स्थापित किया था। तो किसने किसको हराया था? शाहजहां ने चौहान शासक जो था, अंतिम चौहान शासक राजा इंद्रमन को हराकर इस दुर्ग पर मुगल स्थापित किए थे। चौहान राजा इंद्रमन ने यहाँ पर बादल महल बनवाया। बादल महल के दोनों दरवाजों के समीप अलल पंख यानी 2 पंख युक्त हाथी की विशाल प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इस दुर्ग में रखी विशाल तोप नवल बाण दूर तक मारी जा सकती थी। इस दुर्ग की बहुत इंपॉर्टेंट बातों में सबसे हाईलाइट पॉइंट तो हम ये देख लेते हैं। दुर्ग में और क्या क्या बातें याद रखनी होगी हैं कि इस दुर्ग का नाम एक तो सलीमाबाद रखा गया था, और ये नाम किसने रखा? ये नाम रखा शेरशाह सूरी ने। और यहाँ पर कुंडा खो का जो गहरा प्राकृतिक झरना है वो किस किले में स्थित है? नेक्स्ट याद रख सकते हैं इसमें नवल बाण तोप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस दुर्ग में रखी हुई है, वो शाहबाद दुर्ग में रखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं शेरगढ़ का किला। यह दुर्ग बारा की अटरू तहसील में परवन नदी के किनारे पर स्थित है। यह भी बारा में है, शाहबाद भी बारा में है। इस दुर्ग का निर्माण नागवंशियों ने शासक द्वारा करवाया गया था। शासक कैसे थे? नागवंशी। उस समय इसका नाम कोशवर्धन रखा गया था। देखिए नाग क्या करते हैं? नाग किसी भी कोश का वर्धन करते हैं, किसी भी कोश को संचित रखते हैं। जहाँ भी सोना मिलता है, अधिकतर में हम यह कहते हैं
कि वहाँ पर सांपों का स्थान होगा जो उसकी सुरक्षा कर रहे होंगे। तो क्योंकि ये इस दुर्ग का निर्माण नागवंशी शासकों ने करवाया था, उनके समय हुआ था, इसलिए इस दुर्ग का निर्माण कोशवर्धन हम याद रख सकते हैं। परंतु बाद में शेरशाह सूरी ने के नाम पर इसका नाम शेरगढ़ रखा गया था। देखिए, शाहबाद दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के समय सलीमाबाद रखा गया था और शेरगढ़ दुर्ग का नाम पर इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ रखा गया, जो कि पहले कोशवर्धन था। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर सर्वनाम और उसकी रानी श्रीदेवी के पुत्र देवदत्त द्वारा एक बौद्ध विहार मठ बनाया गया था। देखिए, बौद्ध विहार मठ एक्चुअल में बेराट सभ्यता में देखने को मिलते हैं और ये एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर उस बौद्ध विहार और मठ के दर्शन हमें प्राप्त हुए, तो वो शेरगढ़ का किला है। इस दुर्ग को कोशवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। शेरशाह सूरी के कारण ही इसे शेरगढ़ का दुर्ग का नाम कहा जाने लगा। इस दुर्ग में एक बात और हम बताते हैं आपको कि फर्रुखशियर ने कोटा के भीम सिंह को यह किला दिया था। फर्रुखशियर जो था, फर्रुखशियर ने कोटा के जो महाराजा थे उस समय, भीम सिंह को यह किला दिया था। झाला जालिम सिंह ने शेरगढ़ का जीर्णोद्धार कराया था और अपने रहने हेतु महल झालाओं की हवेली बनवाई थी। देखिए, इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया, इस दुर्ग का नाम किसके समय पर हुआ था, इस दुर्ग को बाद में क्या कहा जाने लगा और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो नागवंशियों ने करवाया था, नागवंशी शासक ने, इसलिए इस दुर्ग का निर्माण हो गया कोशवर्धन। फिर बाद में शेरशाह सूरी आया तो उसने इसका नाम रख दिया शेरगढ़। और बाद में जब फर्रुखशियर ने भीम सिंह को यह किला दे दिया तो झाला जालिम सिंह ने शेरगढ़ का जीर्णोद्धार करवाया और अपने रहने हेतु यह महल झालाओं की हवेली बनवा दी। तो जीर्णोद्धार किसने करवाया, झाला जालिम सिंह ने। नागवंशियों ने इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसका नाम कोशवर्धन कहा जाने लगा। फिर शेरगढ़ इसका शेरशाह सूरी के नाम पर बन गया और झाला जालिम सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवा दिया। 2011 में यहाँ 2500 ईसा पूर्व की राजधानी की प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसका निर्माण नागवंशी नरेश ने करवाया था। यह गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। जो भी दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो शेरगढ़ दुर्ग भी ऑब्वियस है गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं चौमुहागढ़, चोमू का किला। ठाकुर कर्ण सिंह ने 1595-97 ईस्वी के लगभग बेणीदास नामक एक संत के आशीर्वाद से इस दुर्ग की नींव रखी। इस चौमुहागढ़ जो कि चोमू का किला है, जो कि जयपुर में स्थित है, उसकी नींव किसने रखी, कर्ण सिंह ने रखी, बेणीदास नामक एक संत के आशीर्वाद से। पहले इसे रघुनाथगढ़ कहा जाता था। इसे धारादारगढ़ भी कहा जाता है। 1798 ईस्वी में ठाकुर कृष्ण सिंह ने कस्बे के चतुर्दिक परकोटे का निर्माण करवाया। इसके चतुर्दिश परकोटे का निर्माण किसने करवाया, कृष्ण सिंह ने। सबसे पहले इसका निर्माण करवाया कर्ण सिंह ने। कर्ण सिंह के समय इसको कहा जाता था रघुनाथगढ़। उसके बाद कृष्ण सिंह ने इसके परकोटे का निर्माण किया। इसके 4 परकोटे हैं, बावड़ी दरवाजा, पिहारा दरवाजा, होली दरवाजा और रावण दरवाजा। यह दुर्ग जयपुर में स्थित है, जैसा हम जानते हैं, क्योंकि चोमू जयपुर में स्थित है इसलिए चौमुहागढ़, चोमू के नाम पर इसका नाम चौमुहागढ़ पड़ा। इसका निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया था एक संत के आशीर्वाद से। उसके बाद एक राजा थे ठाकुर कृष्ण सिंह, जिसने इसके परकोटे का निर्माण करवाया। जब कर्ण सिंह ने इसका निर्माण करवाया उस समय इसका नाम रघुनाथगढ़ कहा था। इसे धाराधारगढ़ भी कहते हैं। यह दुर्ग जो है जयपुर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण जो है वो कर्ण सिंह ने करवाया था। इसे धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस दुर्ग का नाम धाराधारगढ़ और रघुनाथगढ़ है और इस दुर्ग का निर्माण कर्ण सिंह ने कराया था। इस दुर्ग में याद रखनी होगी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। कमल पुष्प की पत्तियों का अंकन है इस दुर्ग में। इसमें महलों का निर्माण ढूंढाड़ शैली में, ऑब्वियस बात है जयपुर में ढूंढाड़ शैली चलती है, तो महलों का निर्माण
ढूंढाड़ शैली में ही होगा। माधव सिंह ने यहाँ हवा मंदिर नाम से अतिथि गृह का निर्माण किया था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। यह दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि यह भी एक पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग को चित्रकूट, खिजराबाद और चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। जब अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था, 1303 ईस्वी की बात है ये राजस्थान का दूसरा साका था, चित्तौड़ का पहला साका। उस समय अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस दुर्ग का निर्माण खिजराबाद कर दिया गया था। इस किले का सिरमौर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जब महाराणा कुंभा द्वारा कुछ स्मृतियां बनाई गई थी। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका निर्माण कुंभा द्वारा मांडू नरेश महमूद खिलजी को सारंगपुर युद्ध जो 1437 में संपन्न हुआ था की विजय स्मृति में करवाया गया था। इसे मूर्तियों का अजायब घर, शब्दकोश, विश्वकोश भी कहा जाता है। इस इमारत के वास्तुकार जेता, नापा और पूंजा थे। इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 में, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। इसी कारण इसे विक्ट्री टावर या विजय स्तंभ कहते हैं। वापस देखते हैं। जब महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी दोनों के बीच युद्ध हुआ तो कुंभा की विजय हुई। ये 1437 की बात है, जिसे सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। उस समय उस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसके बहुत उपनाम है। इसे अजायबघर मूर्तियों का कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं, विश्वकोश कहते हैं। इसके वास्तुकार जेता, नापा, पूंजा थे। इसे विष्णु स्तंभ इस उपनाम से भी जाना जाता है। इसके 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जिसका निर्माण अत्रि, जिसके वास्तुकार अत्रि और महेश। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना टॉम के टार्जन टावर से की थी। यह इमारत विष्णु को समर्पित है, इसलिए ही इसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं, विष्णु ध्वज गढ़ भी कहते हैं। इस इमारत में कई देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है, इसी कारण इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहते हैं। इसके वास्तुकार जेता, नापा, पोमा और पूंजा है। इसकी जो तीसरी मंजिल है, थर्ड मंजिल है, उस पे अल्लाह लिखा हुआ है। यह स्तंभ 9 मंजिला 9 विधियों का प्रतीक है, जो 120 फीट ऊंचा, इसमें 157 सीढ़ियां हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा, यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का टिकट जारी हुआ। विजय स्तंभ राजस्थान के पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह है। हम देख लेते हैं अब कुंभा और महमूद खिलजी दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ, सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ। उसकी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। इसे कुछ उपनाम थे। विष्णु ध्वज, जो कि विष्णु को समर्पित है, इसलिए विष्णु ध्वज, विष्णु स्तंभ भी इसे कहा जाता है। मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश इसे कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में कहा है कि कुतुब मीनार से भी बेहतरीन है, और फर्ग्यूसन ने इसके बारे में कहा है कि ये रोम के टार्जन टावर जैसा है। ये 9 मंजिला इमारत है। इसकी 9 मंजिला इमारत में जो 9वीं मंजिल है, उसका जो पुनः निर्माण, क्योंकि बिजली के कारण वो ध्वस्त हो गई थी, इसका पुनः निर्माण
महाराजा स्वरूप सिंह ने किया था। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का निर्माण भी हुआ है, जिसके वास्तुकार हैं अत्रि और महेश, और इस दुर्ग के वास्तुकार हैं जेतानापा, पोमा और पुंजा। रणथंभौर दुर्ग नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दुर्ग की श्रेणी में आता है, हम इसकी ट्रिक याद कर चुके हैं। ये दुर्ग है एरन दुर्ग की श्रेणी में। इसका जो निर्माण है वो सपाल दक्ष के चौहान शासक रणथंभन देव ने 1944 में किया था। यह सवाई माधोपुर में स्थित है। इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का हमीरदेव चौहान पर आक्रमण के समय हुआ, तब महारानी रंगा देवी ने जौहर किया था। देखिए 1301 ईस्वी की बात है। युद्ध हुआ अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस हमीर। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई और रंगा देवी ने जौहर किया। हम इस बात को जानते हैं पहले कि साका किसे कहते हैं। जब पुरुष केसरिया करें और महिलाएं जौहर करें तो उसे ही हम साका कहते हैं। केसरिया और जौहर के सम्मिलित रूप को ही हम साका कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग को दुर्गाधिराज और चित्तौड़गढ़ के किले को का छोटा भाई के नाम से भी जाना जाता है, जो हमीर की आन बान व शान का प्रतीक है। यह दुर्ग वन दुर्ग और गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है और एरन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार रणथंभौर का किला अंडाकृति वाले एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। इस दुर्ग का आकार अंडाकार है। रणथंभौर का दुर्ग जो जिस किले पर स्थित है वो अंडाकार आकृति वाले पहाड़ पर स्थित है। इसके चारों ओर पहाड़ियां को किले के रक्षार्थ किले की दीवार कहा जाता है। इसी कारण अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा है कि मात्र यही दुर्ग बख्तरबंद है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं। इस दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। इस छतरी का निर्माण हमीरदेव ने अपने पिता जैत सिंह के लिए किया था। यह छतरी न्याय की छतरी कहलाती है। इस दुर्ग का मुख्य आकर्षण नौलखा दरवाजा है। हमीर का महल है जो करौली के लाल पत्थरों से बना हुआ है। ये जो नौलखा दरवाजा है यही इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। इस दुर्ग में और ध्यान रखने वाली बात है कि जलालुद्दीन ने भी इस पर आक्रमण किया था, पर वो असफल रहा और असफल रहने के कारण उसने कुछ शब्द कहे कि ऐसे 100 दुर्ग मेरे बाल के बराबर भी नहीं है। इस दुर्ग में बना सुपारी महल भावनात्मक एकता का जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि इस महल में एक ही स्थान पर त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर विशाल मेला भरता है, बना हुआ है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, गिरजाघर है। हिंदू मुस्लिम तथा जैन संस्कृति के समन्वय का अनूठा उदाहरण पेश करते हैं। इस दुर्ग में गणेश मंदिर के पूर्व में एक अज्ञात जल स्रोत है, जिसे गुप्त गंगा कहा जाता है। यहीं पर झोरा भूरा महल अनाज रखने का गोदाम है। यहीं पर देखिए इसमें कुछ दरगाह है जिसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर अलाई मस्जिद है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, मलिक मस्जिद है, यहाँ पर तोपखाना है और यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, जोरा भोरा महल है और गुप्त गंगा भी यहीं पर है और सुपारी महल भी यहीं पर है। न्याय की छतरी है और यहाँ पर एक आज अधूरी छतरी भी है। – 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था तथा दिसंबर 2018 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का टिकट जारी किया गया था।